क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन द ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली. आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बी ऑप्शन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सी ऑप्शन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड डी ऑप्शन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमको क्वेश्चन गिवन है. आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहाँ से. तो कैसे निकालते हैं, सोल्व करते हैं इसको. जहाँ तक हमको पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है हमारी, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू, ये होता है -13.6 बाई एन स्क्वेयर जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल एनर्जी हमारी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये भी यही वैल्यू रखता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर या एन ऑर्बिट के अंदर 13.6 बाई एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, अगर इसको सोल्व हमारी क्या होगी, इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -13.6 एन स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द ऑर्बिट. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -27.2 जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के माइनस पे डिपेंड करता है. और क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, माइनस ले सकते हैं, नहीं सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ. अब देखिए जो ये वैल्यू दे रखी है आपको, इट इज अ वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी भी. तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ ये -3.4 है, तो उसका एनर्जी हुआ काइनेटिक 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, इज इक्वल टू, इसका हाफ कीजिए, डबल कीजिए इसका, इट इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कौन सा आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे, हाथ माइनस आएगा, तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसका आंसर आएगा डी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज इज. ऑप्शन दिए हुए हैं, इट इज द सेकेंड क्वेश्चन. ऑप्शन है ए, इट इज 1, बी, इट इज 4, सी, इट इज 0.5 एंड डी इट इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन दोबारा सुनिए, द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज इज. हैं किसी भी वेव नंबर को 1/λ इज इक्वल टू r. अगर z लें, हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं 1/n1 स्क्वेयर -1/n2 स्क्वेयर. वैसे z लिखेंगे तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, ले लेते हैं साथ में 1/λ r z 1/n स्क्वेयर -1/n2 स्क्वेयर. पहले करते हैं इस 1/λ4 लेमन सीरीज. लेमन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर भी. तो n1 का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वेयर. और कहाँ से कर रहा है, लास्ट से. लास्ट क्या हो सकता है, इन्फिनिटी का स्क्वेयर. ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो इट इज़ आर जेड, 1/∞ का वैल्यू हो गया 0। और 1/λ फॉर बाल्मर सीरीज लिखें तो आर जेड इज इक्वल टू, बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता है 2, इट इज़ 2 स्क्वेयर माइनस इसका भी लास्ट के लिए देखना है, इट इज़ इन्फिनिटी स्क्वेयर। तो इसका आंसर हुआ इट इज़ आर जेड बाई 4। अगर दोनों को डिवाइड करें या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/λb इज इक्वल टू, आर जेड की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/λl, तो 1/λl इंटू 4। तो जो रेशो रहेगा, रेशो किसका पूछा हुआ है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ले जाएं इस चीज़ को, तो λb/λl इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाएंगे 4/1, तो आंसर होगा इट इज बी 4। लिखिए गिवन द वैल्यू ऑफ रेबर्ग कांस्टेंट इज, गिवन द वैल्यू ऑफ रेबर्ग कांस्टेंट इज 10⁷ मीटर इनवर्स, द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, द गिवन वैल्यू ऑफ रेबर्ग कांस्टेंट इज 10⁷ मीटर इनवर्स, the wave number of last line of Balmer series in hydrogen spectrum will be, there are 4 options, first is 0.25 10⁷ meter inverse, second is 2.5 10⁷ meter inverse, C is 0.025 10⁷ meter inverse, 0.5 10⁷ मीटर इनवर्स। ये देखो भाई सोल्व कैसे करने हैं, हमें पता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर होता है। तो जो क्वेश्चंस गिवन हमको उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, हम देखिए जो हमारा वेव नंबर होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, इसके अकॉर्डिंग बाल्मर सीरीज गिवन है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड, बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हो गया 2, तो 2 का स्क्वेयर डाल लेते हैं और लास्ट लाइन में इन्फिनिटी की वैल्यू लिखते हैं 1/∞ का स्क्वेयर, तो 1/λ इज इक्वल टू आर का वैल्यू गिवन है 10⁷ इंटू जेड ले सकते हैं एक बार, ये हो गया इट इज 1/4। ओके, इतना हो गया 1/λ इज इक्वल टू 10⁷ जेड 1/4, और फॉर हाइड्रोजन एटम किया गया है तो जेड का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1/λ इज इक्वल टू 10⁷/4, तो इसको मैं लिख सकता 4 मीनिंग इट इज 0.25 10⁷ मीटर इनवर्स, इसका आंसर होगा फर्स्ट is the answer, sorry it is first answer। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऐड कीजिए, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमैन सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज, आपको निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो ऑफ लेमैन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, और ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट का ऑप्शन है 27.5, 5/27, 4/9 एंड 9/4, दे आर 4 ऑप्शंस। तो आपको लिखना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 हो चुका है, फार्मूला होता है 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। देखो इसमें हम अगर यूज करते हैं लेमैन सीरीज के लिए तो 1/λl फॉर लेमैन सीरीज आर, लेमैन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होगा इट इज़ 1 का स्क्वेयर, और इसका होगा क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट पूछ रखा है तो फर्स्ट के बाद ही आएगा सेकंड, तो इसको एक बार n2 स्क्वेयर ही ले लेते हैं, n2 स्क्वेयर वेयर n2 इज, n2 का वैल्यू होगा इट इज़ 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
तो 1/λL इज इक्वल टू R 1/1 का स्क्वेयर। लॉन्गेस्ट के लिए हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इट इज़ 2 स्क्वेयर। ठीक है, ये ऑप्शन हुआ, इट इज़ R 3/4 और लेमडा की वैल्यू आई यहाँ से, अगर लेमडा L निकालें, लेमडा L इज इक्वल टू ये हो गया 4/3 1/R 4/3 1/R। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। इसी तरीके से हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, इसी फार्मूले में रख लेते हैं। बाल्मर सीरीज के लिए 1/λB इज इक्वल टू R 1/ इसका N1 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर, और N2 के लिए हाईएस्ट के लिए हम देखेंगे 3 को यहाँ पे। नेक्स्ट 2 के बाद कौन आएगा 3। तो इसका सॉल्यूशन करें तो इट इज R 1/4 माइनस 1/9। इसको सोल्व करेंगे 1/λB इज इक्वल 6/5/36 R, और हमको निकालना है लेमडा बी। तो लेमडा बी का वैल्यू हुआ हमारा, लेमडा बी इज इक्वल टू 36/5R। तो हमें रेशो निकालना है लेमन सीरीज का और बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ का। इसको रब कर दे तो रेशो निकालते हैं, देखिए कैसे आएगा। लेमडा L लेमन सीरीज बाय रेशो ऑफ लेमडा बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू, तो लेमन सीरीज में कितना आंसर आएगा, इट इज़ 4/3 1/R इनटू कर ले, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके 5/36 R। ठीक है, यहाँ पे 1/R आएगा, इट इज़ 1/R। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर होगा, लेमडा L बाई लेमडा B इज इक्वल टू इट इज 5/27। तो आंसर होगा इसका, इट इज B। 5 है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन in fourth orbit, then find the final energy when it come out of hydrogen atom। दोबारा सुनिएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन in fourth orbit, then find its final energy when it come out of hydrogen atom। आपको ऑप्शन गिवन है 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी इज 15.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गिवन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको दिया गया फोर्थ ऑर्बिट के अंदर उसको, तो उसको टोटल एनर्जी की जरूरत क्या पड़ेगी उस एटम से बाहर निकालने के लिए, ये हमें निकालना है। अगर हमें एनर्जी निकालनी पड़े E इज इक्वल टू, तो आंसर होता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए पहले तो हम इसका एनर्जी चेक कर लेते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट में इसका एनर्जी कितना है। तो E इज इक्वल टू -13.6/4 का स्क्वायर, इसका आंसर होगा इट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी इसका फोर्थ ऑर्बिट के अंदर है, इसको रिलीज करना है बाहर, तो टोटल एनर्जी की जरूरत क्या पड़ेगी मेरे को, देखिए टोटल एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी में से आयोनाइजेशन एनर्जी घटा लेते हैं, ये वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, तो कितना वैल्यू आएगा, E इज इक्वल टू
टोटल एनर्जी गिवन आपको भी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 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 क्या हो गए माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर होगा इज इक्वल 14.15, इसका आंसर होगा 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 राइट कीजिए। क्वेश्चन नंबर राइट 6 है μ1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, μ2 is the frequency of first line of लेमन series and μ3 जो है is the frequency of series limit of Balmer series, then first option is μ1 minus μ2 is equal to μ3, second option is μ1 is equal to μ2 minus μ3, third option is C 1 by μ2 is equal to 1 by μ1 plus 1 by μ3, and D option is 1 by μ1 is equal to 1 by μ2 plus 1 by μ3। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनिएगा दोबारा से। μ1 is the frequency of series limit of लेमन series, μ2 is the frequency of first line of लेमन series, and μ3 is the frequency of series limit of Balmer series। तो आपको रिलेशन करना है तीनों फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा हमें चेक करना है। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को, फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू C बाई लेमडा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर सी 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इन टर्म ऑफ 1 बाई लेमडा है आपका, 1 बाई लेमडा का वैल्यू आपको गिवन है, इस टर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है μ1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमन सीरीज, लिमिट ऑफ लेमन सीरीज, लिमिट मतलब लास्ट लाइंस के साथ यूज करते हैं। तो आर सी लेमन सीरीज में n1 का वैल्यू कितना होगा, इट इज़ 1 का स्क्वायर, और लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जा सकता है इट इज इक्वल टू आर सी। तो μ1 का वैल्यू कितना आया, इट इज इक्वल टू आर सी। उसी तरीके से μ2 जो μ2 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमन सीरीज ऑफ फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है आर सी, लेमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 1 रहेगा और फर्स्ट लाइन के लिए 2 का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, सेकंड वाली, सेकंड से जंप करेगा फर्स्ट के अंदर, तो इट इज इक्वल टू आर सी ये 1/4 हो गया, 4 इट इज 3/4 आर सी। μ3 क्या था, μ3 था बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइंस, तो आर सी इज इक्वल टू बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर, और लास्ट लाइन के लिए 1 बाई इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर सी बाई 4, आर सी बाई 4। देखो इन तीनों में एक रिलेशन दिख रहा है मेरे को, ये क्या है 3/4, ये है 1/4, जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि μ1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, μ2 प्लस μ3। इन दोनों को जोड़िए, आंसर आएगा आर सी, जो आर सी किसके बराबर है, μ1 के बराबर है। ठीक है, μ2 μ3 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या बनेगा, μ1। तो कौन सा रिलेशन को ये क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है, हमको चेक करना है इस टर्म रिलेशंस। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, तो हमारा आंसर होगा इट इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 राइट कीजिए। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन of the hydrogen spectrum is 122 nanometer. The smallest wavelength in the infrared region of hydrogen spectrum आपको निकालना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज
802 nanometer. B option is 823 nanometer. C option is 1882 nanometer. And D option is 1648 nanometer. दोबारा क्वेश्चन सुनिए. द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन of the hydrogen spectrum is 122 nanometer. The smallest wavelength in the infrared region of hydrogen spectrum is, आपको निकालना है ये वैल्यू. अब ये देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रीजन्स के अंदर हमारा क्या होता है, लेमन सीरीज होता है, और इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमारा पास्टन सीरीज होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर पाएंगे इजीली. तो आपको निकालना है इसमें आपको वेवलेंथ की टर्म में. तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड. फॉर हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं हम लोग. इस पूरा काम हाइड्रोजन के लिए किया जा रहा है. इट इज़ 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर. पहला है अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन लाई करता है, लेमन सीरीज लाई करता है. तो लेमन सीरीज के लिए मैं इसको L लेता हूँ. 1/λL इज इक्वल टू आर. n1 का वैल्यू होता है 1 और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, 2. इसको सॉल्व करेंगे. इट इज इक्वल टू 3/4 r. उसी तरीके से हम निकालते हैं इंफ्रारेड रीजन्स के अंदर बाल्मर सीरीज होती है. तो 1/λ फॉर बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू r. बाल्मर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता 3 का स्क्वेयर, और इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा इसका, 4 का स्क्वेयर. तो उसको सोल्व करते हैं. और इंफ्रारेड रीजन्स में होता है बाल्मर सीरीज. तो 1/λb. तो ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालना है. तो n1 का वैल्यू हो गया 3 और n2 का हो गया इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी का स्क्वेयर क्या हो गया, 0. तो इसका आंसर हुआ इट इज़ r/9. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है. मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. इट इज सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट. देखिए फ्रॉम फर्स्ट. तो r इज इक्वल टू, मैं 4/3 1/λ लिख सकता हूँ, λL 4/3 λL, और λL का वैल्यू आपको गिवन है 4/3 1/122 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹. तो यहाँ से आप वैल्यू हो गया r का. तो यहाँ से आप λb निकाल सकते हो. तो λb कितना आएगा, इज इक्वल टू, इसको पुट कर देते हैं r का वैल्यू को यहाँ पे. इट इज़ 4/3 1/122 10⁻⁹ इंटू 9. इसको सोल्व करोगे इसका आंसर होगा, जब इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर होगा 823.5 नैनोमीटर. तो आंसर इज बी. राइट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 राइट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट in a central potential field UR given है आपको, is equal to 1/2 kr². If Bohr quantization condition are applied, radii of possible orbit and energy level vary with quantum number n as. ऑप्शन गिवन है A इज इक्वल टू Rn प्रोपोर्शनल टू n², और सेकंड है En प्रोपोर्शनल टू 1/n². B Rn प्रोपोर्शनल टू √n, और En प्रोपोर्शनल टू n. C इज Rn प्रोपोर्शनल टू √n और En proportional to 1/n, and D is Rn proportional to n और En proportional to n. मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ एक बार, देखिए दोबारा से. क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट
in a central potential field UR is equal to 1/2 kr square if Bohr quantization condition are applied, radii of possible orbit and energy level vary with quantum number n as। फोर ऑप्शन सोल्व कीजिए इसको, देखो कैसे सोल्व होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R ले लेते हैं, ये V U ये होगा यू आर। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस चीज़ को पढ़ा था, इन टर्म ऑफ फोर्स भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। तो F इज इक्वल टू d/dr 1/2 kr स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो F का वैल्यू होगा यहाँ पे 2 kr। F का वैल्यू कितना होगा kr। सोल्व करेंगे ना, डेरिवेशंस को 2 आगे आएगा, पावर 1 कम कर दें, 2 से 2 कैंसिल हो गया kr। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का वैल्यू हो गया kr, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, उसके पास एक फोर्स और भी होगा, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज F इज इक्वल टू mv²/r। F इज इक्वल टू mv²/r। दोनों ही फोर्स बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन पे लग रहे हैं, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। mv²/r इज इक्वल टू kr। और इसमें यूज किया गया कि बोर पोस्टुलेट को यूज करना है, तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो था वो था mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी और रेडियस में वेरिएशंस दिखाना है विद n का वैल्यू, विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। तो आप इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें चेक करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशंस। सोल्व करते हैं इसको, देखिए को सोल्व करेंगे इक्वेशन के साथ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर का रेडियस। दोनों को सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में ये लिख सकता हूँ, देखिए m v और r को छोड़ के बाकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि v स्क्वायर है, यहाँ पे जाके r स्क्वायर हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू r। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ v का, v प्रोपोर्शनल टू r और r, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n और r प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1/2, r प्रोपोर्शनल टू 1/2, यानी r प्रोपोर्शनल टू √n। एक तो ये आंसर हो गया कि रेडियस n के साथ कैसे वेरी करेगा। सेकंड हमें निकालना है एनर्जी की टर्म में। देखिए जो एनर्जी हमको गिवन है, ये कैसे लिख सकते हैं इस एनर्जी को हम लोग, देखो हमें गिवन है यू आर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल 1/2 kr स्क्वेयर। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी जो होती है हमारी, टोटल एनर्जी इस एनर्जी का क्या होता है, हाफ होता है। तो कैसे लिखेंगे, यू आर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, तो कैसे लिखा जाएगा 1/4 kr स्क्वेयर। ई 1/4 kr स्क्वेयर, तो r का वैल्यू है √n के प्रोपोर्शनल है, तो मैं e का वैल्यू लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे r का वैल्यू पुट किया, r इज प्रोपोर्शनल टू √n, तो e प्रोपोर्शनल टू n। तो एक आंसर तो ये है, एक ये आंसर है, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है, इट इज सेकंड के लिए, rn प्रोपोर्शनल टू n और en प्रोपोर्शनल टू n। राइट करो। क्वेश्चन नंबर 9 राइट कीजिए, टेकिंग वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 9 राइट कीजिए, टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट में डाला हुआ है n इक्वल टू 3 2 n इक्वल टू 2 एज 660 नैनोमीटर। The wavelength of second Balmer line
द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन, ब्रैकेट में लिखा गया है n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 विल बी, 4 ऑप्शन हैं। ए 488.9 नैनोमीटर, बी ऑप्शन 388.9 नैनोमीटर, सी इज 642.7 नैनोमीटर एंड डी इज 889.2 नैनोमीटर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। देखिए दोबारा क्वेश्चन देखिएगा। टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 एज 660 नैनोमीटर, द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बाल्मर लाइन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 विल बी। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से निकालना कोई एक आंसर। तो सोल्व कैसे करोगे, देखिए सोल्व करके देखिए। सोल्व करते हैं अभी। देखिए हमारे पास होता है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। बाल्मर सीरीज यूज किया गया है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे लिखा भी है 2 2, तो n1 का वैल्यू तो हो गया हमारा 2 और 2 कंडीशन में डाली गई हैं। फर्स्ट, इस कंडीशन के साथ जंप करता है तो इसका वैल्यू होता ना इतना भी, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में डाली गई है कि लेमडा की वैल्यू कितनी है 660 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो पुट करते हैं 1 बाई 660 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू n1 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वेयर माइनस इस कंडीशन में n2 कितना है 3, 1 बाई 3 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे r इट इज़ 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। ठीक है, इसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे सेकंड कंडीशन के साथ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सोल्व कर लीजिए एक बार इसको। 1 बाई 660 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू आर, एलसीएम हो गया 36, इट इज 5 बाई 36 आर। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आर इज इक्वल टू, इसमें भी बाल्मर सीरीज यूज किया गया तो n1 का वैल्यू 2 रहेगा 2, लेकिन इसमें n2 का वैल्यू क्या है 4, इट इज 4 का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा r इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16, तो एलसीएम लेके 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं r, एलसीएम हो गया 16, 4 माइनस 1 इट इज 3 बाई 16 r, 3 बाई 16 r। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए इसको। डिवाइडिंग 1 बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडिंग 1 बाई 2, इसको रब कर देता हूं। डिवाइडिंग 1 बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड करो, तो कैसे सोल्व करोगे? तो इसको लिखा जा सकता है लेमडा बाई 660 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू, वहाँ से है 1 बाई 2 करेंगे तो 5 बाई 36, 5 बाई 36 आर इंटू 16 बाई 3 1 बाई आर। आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट द आंसर, आंसर होगा 488.5 नैनोमीटर। इट इज नियरली इक्वल टू 488.9 नैनोमीटर। तो हमारा किससे आंसर मैच कर रहा है? ये आंसर मैच करेगा 488
ए फर्स्ट आंसर। इसको सॉल्व एक बार राइट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड sequentially to first excited state. The ratio of the respective wavelength lambda 1 by lambda 2 of the photon emitted in the process is, तो चार ऑप्शन गिवन हैं, 20/7 B, 9/7 C, 7/5 D, 27/5। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड then first excited state, the ratio of respective wavelength lambda 1 by lambda 2 of the photon emitted in this process is, we have 4 option। ओके, सोल्व कीजिए। सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 1 by lambda is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो यहां से देखिए पहला क्वेश्चन के अंदर ये जंप करता है फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, पहले करता है फोर्थ से थर्ड के अंदर। तो n1 का वैल्यू हो गया 3 और n2 का वैल्यू है यहाँ पे 4। ये जंप कर रहा है फोर्थ से थर्ड के अंदर। क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब फोर्थ से थर्ड में जंप कर रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो 1 by लैम्डा, इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं, 1 by लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर, n1 का वैल्यू है 1/9 हो गया माइनस 1/16। तो इसको सोल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू 7 r 7/9 इंटू 16। बाद में सोल्व कर लेंगे। सेकेंड कंडीशंस में क्या है, देखिए ये जंप कर रहा है, इट जंप फ्रॉम, सेकेंड में है इट जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n2 का वैल्यू कितना है 3 और n1 का वैल्यू कितना है 2। ये फर्स्ट होती है, पहले में जंप करता है ना, इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स में। तो फर्स्ट से सेकंड के अंदर जाएगा, तो इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n2 की वैल्यू 3, तो 1 by lambda 2 इज इक्वल टू r, इट इज 1/4 माइनस 1/9। सोल्व कर सकते हैं, इट इज 4 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 माइनस 4 r, इट इज 5/36 r। हमें रेशो निकालना है लैम्डा 1 by लैम्डा 2। तो सोल्व करने के बाद इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, लैम्डा 1 by लैम्डा 2, इसका सॉल्यूशन होगा। दोनों को सोल्व करने के बाद हम आंसर लिखेंगे। देखिए पुट करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू यहाँ पे, इसका आंसर होगा इट इज 20/7। आफ्टर सॉल्यूशन वी गेट दिस आंसर्स वे। तो आंसर इज फर्स्ट 20/7। क्वेश्चन नंबर 11 हम लिखते हैं, लिखिए इफ सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमन सीरीज इज μL, then series limit frequency of P-band series is, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 25 μL, बी ऑप्शन इज 16 μL, सी ऑप्शन इज μL/16 एंड डी ऑप्शन इज
म्यू एल बाई 25। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमन सीरीज इज म्यू एल, देन सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज इज, आपको निकालनी है। ये 4 ऑप्शन गिवन है, तो सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, इट इज आर 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। एक ही लेमन सीरीज के लिए लैम्डा फॉर लेमन सीरीज इज इक्वल टू, इसको मैं इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख दें। फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा इज इक्वल टू आर सी लिख सकते हैं। आर सी 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर। ओके, तो फॉर लेमन सीरीज आर सी n1 का वैल्यू कितना होता है लेमन सीरीज के लिए 1, और लिमिट मतलब हाईएस्ट के लिए कितना होगा, इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी का स्क्वेयर। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई फॉर लेमन सीरीज। अगर हम फॉर करते हैं पी फंड सीरीज के लिए करते हैं, पी फंड सीरीज इज इक्वल टू आर सी। पी फंड सीरीज के लिए n1 का वैल्यू होता है 5, 1 बाई 5 का स्क्वेयर, और उसका भी लिमिट रखना है इन्फिनिटी के साथ भी, इन्फिनिटी का स्क्वेयर। तो सोल्व करते हैं इस चीज़ को। देखिए हमारे पास ये आंसर होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू यहाँ पे होगा आर सी, और ये वैल्यू हो गया आर सी बाई 25। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी फॉर पी फंड सीरीज इज इक्वल टू, मैं आर सी को लिख सकता हूँ म्यू एल, इट इज़ म्यू एल बाई 25। तो हमारा आंसर होगा इसमें, इट इज़ डी, म्यू एल बाई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल आर शोज इन द डायग्राम। डायग्राम गिवन है। द रेशो ऑफ वेवलेंथ आर इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज गिवन बाई। आपको डायग्राम गिवन है, एनर्जी लेवल डायग्राम है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है -3e, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ये लेवल के साथ -2e, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे इट इज़ e, और बीच में लिखा हुआ है ऐसे डॉट बना के 4/3e माइनस के साथ। सारी वैल्यू माइनस की हैं अभी। यहाँ पे यहाँ से जंप किया हुआ है, एक डी एक्साइट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ लैम्डा 2 लिखा हुआ है, और एक यहाँ से यहाँ तक डी एक्साइट हुआ है, इट इज़ लैम्डा 1। ये डायग्राम आपको गिवन है, और आपको रेशो निकालना है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का, और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ 4/3, आर इज इक्वल टू 4/3। बी ऑप्शन इज आर इज इक्वल टू 2/3। सी ऑप्शन इज आर इज इक्वल टू 3/4, एंड डी ऑप्शन इज R इज इक्वल टू 1/3। तो हमको ये निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, ये एनर्जी लेवल दे रखा है, और ये इनका एनर्जी गैप है। जब ये जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये इसका एनर्जी का है गैप। हमने थर्ड पोस्टुलेट, बोर की सीरीज के थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा था कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू होता है। इट इज़ E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। तो हमको लैम्डा निकालना है, तो सी की टर्म में लिया, इसको लैम्डा की टर्म में ले आते हैं, सी बाई लैम्डा। तो मैं लैम्डा यहाँ से लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई E2 माइनस E1 में, एच सी बाई E2 माइनस E1। तो यहाँ पे पुट कर कीजिए वैल्यू को। पहले लैम्डा 1 निकालते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच सी। What is the energy, highest energy for lambda 1? It is minus E. E2 का वैल्यू कितना हो गया, -E, माइनस E1 का वैल्यू कितना है, -2E।
इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का हो गया तो इट इज HC/E, ये वैल्यू हो गया लैम्डा 1 का। इसी तरीके से लैम्डा 2 निकालेंगे, लैम्डा 2 इज इक्वल टू HC। लैम्डा 2 में देखिए, लैम्डा 2 में हाईएस्ट एनर्जी क्या है -E, तो E1 का वैल्यू हो गया, सॉरी E2 का वैल्यू हो गया -E, माइनस E1 का वैल्यू हुआ -4/3E। ओके, सोल्व करते हैं इसको, तो HC इज इक्वल टू, ये प्लस का हो गया 3 - 4, इट इज 1/3E प्लस का 4 - 3 और +4, तो +1 1/3E, इसको लिख सकते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3HC/E, 3HC/E। हमें R निकालना है, तो R इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2, पुटिंग द वैल्यूज, तो R इज इक्वल टू लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 का वैल्यू हमारे पास HC/E इंटू E/3HC, तो कट कर देते हैं वैल्यूज को, तो आंसर आया R इज इक्वल टू 1/3, इट इज डी आंसर, R इज इक्वल टू 1/3। तो हमारा आंसर है R इज इक्वल टू 1/3। राइट कीजिए क्वेश्चंस को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दे रखा है द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A इज इक्वल टू h²/π²m²r3, B ऑप्शन इज h²/4π²m²r3, C इज h²/4πm²r3, and D option is h²/8π²m²r3, R3। सिंपल है, सोल्व कीजिए। देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो हम सेकंड पॉस्टुलेट से भी निकाल सकते हैं और फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट से ये आंसर मैच नहीं होगा, उसमें मैच नहीं आता, तो अब सेकंड यूज कर लेते हैं, mvr इज इक्वल टू nh/2π, nh/2π। ओके, ऐसा करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा m²v²r² इज इक्वल टू n²h²/4π²। ओके, इस पूरी इक्वेशन को R3 से डिवाइड कर देते हैं, m²v²r² डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू n²h²/4π²r3। R3 से एक पावर काट देते हैं, यहाँ पे बचेगा v²/r। इस m² को यहाँ पे ले जाता हूँ, कितना आएगा n²h²/4π²r3m²। दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी, A। तो किससे मैच कर रहा है? हाँ, ये हाइड्रोजन एटम का निकाल रखे हैं, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो n का वैल्यू हो गया इसमें 1, एंड इसके 1 रख लेते हैं इसको, तो A इज इक्वल टू h² डिवाइड बाई 4π²r3m²। ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। देखिए, ये मैच हो रहा है हमारा आंसर B के साथ भी, तो आंसर इज B।